नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए विकास की अवस्थाएं लेकर के आई हूँ, जिसमें अलग अलग जो विकास की अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये सारी विशेषताओं को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप कोई परीक्षा देने जा रहे हो, सारी परीक्षाओं से संबंधित ये टॉपिक दिया गया है आपका। तो इसमें सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे और इसके साथ साथ इसमें से जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चंस को भी मैंने बनाया हुआ है। तो आप जो जा कर के इसको देखिए और देख कर के इसके जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, और इसके बाद ये आपके क्वेश्चन यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। तो चलते हैं। पहला हमारा है नवजात काल, जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज किसी किसी ने केवल 15 दिन का माना है, किसी किसी ने जो है इनकी जो परिभाषा है अलग अलग दी गई है। जैसे हरलॉक की परिभाषा अक्सर एग्ज़ाम में आती है। तो हरलॉक ने क्या कहा है कि जो है ये केवल 2 सप्ताह तक चलने वाली अवस्था होती है। जबकि क्रो ने क्या कहा है कि शैशवावस्था जन्म के केवल 6 वर्ष तक चलती है। क्या है? शैशवावस्था जन्म से केवल 6 वर्ष तक चलती है। क्या है? इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज जन्म से केवल 6 वर्ष तक चलती है। अब यहाँ पर देखिए कि और यहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि जो नवजात शिशु होता है, जिसको हम 15 दिन तक केवल मानते हैं, जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं। देखिए, इन्फेंसी स्टेज भी वही होता है जिसको हम हिंदी में शैशवावस्था कहते हैं, इसको हम बेबीहुड कहते हैं। ठीक है, जबकि जो नवजात बच्चा होता है वो 1 महीने के अंदर का जो बच्चा होता है, तो 15 दिन का जो महीने का अंदर का जो बच्चा होता है, उसको हम इन्फेंसी स्टेज और हिंदी में नवजात काल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग सबकी मान्यता है कि कोई 3 वर्ष तक कहता है, कोई 6 वर्ष तक कहता है। और हरलॉक की ये परिभाषा आती है। हरलॉक ने कहा है कि शैशवावस्था 2 सप्ताह तक चलती है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया, पीरियड ऑफ पर्चुनेट, पीरियड ऑफ नियोनेट, यहाँ से एग्जाम में बनता है। देखिए, पार्चुनेट अभी वो जुड़ा हुआ है, माँ से जुड़ा हुआ है। तो जब बच्चा जन्म लिए रहता है उससे 20 मिनट तक, ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उससे 20 मिनट तक वो जो है वो कहलाता है पीरियड ऑफ पार्चुनेट कहलाता है। ठीक है, और जन्म के जो जब होता है, इसमें जब बालक अपने आप को वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता, ये भी याद रखना है, ये 20 मिनट तक। ठीक है, अभी मैं 20 मिनट की केवल बात कर रही हूँ। ठीक है, ये 20 मिनट तक एडजस्ट नहीं कर पाता है, और उस अवस्था में बाद आहार जब नाल कट जाते हैं तो बच्चा क्या होता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। तो देखिए, 20 मिनट तक की जो अवस्था होती थी वो क्या है, पीरियड ऑफ पार्चुनेट। अब है पीरियड ऑफ नियोनेट का मतलब होता है जब बच्चा से उसके अम्बिलिकल कार्ड से उसको काट दिया जाता है, यानी माँ से जब वो अलग हो जाता है तो एक स्वतंत्र जीव हो जाता है। तब इस अवस्था में यानी पीरियड ऑफ नियोनेट में हो जाता है कि जो बच्चा होता है वो वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। तो क्वेश्चन आ जाए तो समायोजन स्थापित करने की जो होती है पीरियड ऑफ नियोनेट में होता है जो, और पीरियड ऑफ पार्चुनेट में जन्म से केवल 20 मिनट होता है, इसमें समायोजन नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परिभाषा मैंने क्रो एंड क्रो की लिखी है। इन्होंने क्या कहा है कि यह जन्म से 6 वर्ष तक केवल चलती है, जिसमें बालक की इंद्रियां काम करने लगती हैं, और जैसे बालक का चलना, बोलना और लिखना, सीखना, ये सारी सारी क्रियाएं होती हैं। 6 वर्ष में सारी क्रियाएं ये सीख जाते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो नवजात शिशु होते हैं, पीरियड ऑफ पार्चुनेट, पीरियड ऑफ नियोनेट, जन्म से 20 मिनट, यानी ये होता है पार्चुनेट। नियोनेट का मतलब जन्म से 30 दिन तक की जो अवस्था होती है, ये क्या होती है, ये पीरियड ऑफ नियोनेट कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नवजात काल की क्या विशेषताएं होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके टेट का जो एग्ज़ाम देते हैं वहाँ भी बनता है, और आप अदर भी एग्ज़ाम आपके होम साइंस से रिलेटेड देते हो, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, अदर एग्ज़ाम जो देते हो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, पहला क्या होता है, इसमें दिया है आप परिपक्वता। क्या दिया गया है यहाँ पर, आप परिपक्वता। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि इमेच्योरिटी का मतलब बच्चा क्या होता है, असहाय होता है। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है, और वह अपनी क्रिया यानी जो अपना रूटीन है, जो दैनिक क्रियाएं होती हैं, वो नहीं कर पाता। पूरी तरीके से क्या होता है, वो माँ पर निर्भर होता है, यानी जो उसका देखभाल करने वाला होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। और इसमें जो मांसपेशियाँ होती हैं,
छोटी, मुलायम और अनियंत्रित होती हैं। यानी इसमें इनकी बॉडी पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता है। ये इनका हाथ पैरों पे नियंत्रण नहीं होता है, गर्दन पे नियंत्रण नहीं होता। देखिए आप बच्चे को उड़ाते हैं तो एक तरफ झूल जाता है, गिरने लटक जाता है, तो यानी उसमें अभी परिपक्वता नहीं आई होती है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है असहायता, यानी हेल्पलेस होता है। अगर इसमें क्या होता है, इसमें जो अगर हेल्पलेस के मतलब आप कैसे किसी बच्चे को जानेंगे कि बच्चे को इसको किसी की ज़रूरत है। जब बच्चा रोने लगता है, जब बच्चे की जो आवाज़ होती है वो चेंज होने लगती है, यानी वो असहाय होता है, दूसरों को दूसरे पर निर्भर होता है। असहाय इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो शारीरिक क्रियाएं उसकी होती हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है वो अविकसित होता है इसमें, इसीलिए वो असहाय होता है, दूसरे के ऊपर वो निर्भर होता है। तीसरा आता है व्यक्तिकता। व्यक्तिकता किसे कहते हैं कि ये जो है तीसरी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का मतलब देखिए सारे बच्चे जो होते हैं सबकी क्या होती है, सबकी क्वालिटी अलग होती है, सबकी विशेषताएं अलग होती है। कोई ज़्यादा सिंसियर होता है, कोई ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई ज़्यादा लूज होता है, कोई एकदम स्थिर होता है, उसको खेलने से मतलब नहीं होता, जबकि कोई बच्चा ज़्यादा तेज होता है। यानी कहने का मतलब ये व्यक्तिकता यानी ये सभी बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक समान उनका व्यवहार आदतें नहीं होती हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक शिशु का जो अपना जीवन होती है अपनी व्यक्तिकता के साथ ही शुरू करता है, यानी जैसे उसका क्वालिटी रहेगी, जैसे उसका नेचर होगा, उसी के अनुसार अपनी एक्टिविटी वो करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है संवेगात्मकशीलता, जिसको हम संवेगशीलता भी कह सकते हैं। अब देखिए नवजात शिशु के यहाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नवजात शिशु में संवेग कैसे होते हैं, तो देख लेना। जो नवजात शिशु के संवेग होते हैं ये बहुत ही क्षणिक होते हैं, यानी ये स्थिर नहीं होते हैं। क्या होते हैं ये, अब यहाँ क्षणिक का मतलब होता है बहुत थोड़ी से बच्चा रोता है, उसको कोई खिलौने के लिए, तो क्या होगा वो रोने, अगर उसको आप बच्चे खिलौने दे दिया तो आप क्या करेगा, बच्चा हंसने लगेगा, रोना उसका बंद हो जाएगा। कुछ अच्छे से प्यार कर दिया तो भी उसका रोना बंद हो जाएगा। तो यानी इसके जो इमोशंस होते हैं, गुस्सा करता है, रोता है, चिल्लाता है, ये सारी एक्टिविटी बहुत थोड़े समय के लिए होती है और फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या होता है, ये इसके जो संवेग होते हैं वो स्थिर होते हैं, सॉरी स्थिर नहीं होते, ये क्षणिक होते हैं और ये सुख और दुख दोनों होते हैं। कभी पल भर में रोना आता है, पल भर में हंसना आता है और इससे संवेगों की तुष्टि नहीं होती है। वह रोने लगता है तथा पूरा होने पर आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए मैंने कहा ये सुख भी वाले संवेग होते हैं और दुख वाले भी होते हैं। नेक्स्ट आता है मूल विद्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर चिंतन करने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति तो नहीं होती है और वह भूख लगने पर क्या होता है, रोता है और प्यार करने पर प्रसन्न हो जाता है। तो यानी ये हमारी इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होते हैं, मूल प्रवृत्ति होती है हमारे व्यवहार करने की, यानी ये तर्क और चिंतन करने की योग्यता इस अवस्था में नहीं आई रहती है। तो जिससे बच्चा क्या होता है, वह भूख लगने पर रोता है और प्यार करने पर हंसने का काम करता है। ये होते हैं नवजात काल के बच्चों की विशेषताएं। क्या क्या, अपरिपक्व होता है, असहाय होता है, व्यक्तिकता पाई जाती है, संवेगशीलता होती है, इसमें पूर्ण विधात्मक व्यवहार होता है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको किसने बताया, नवजात काल की विशेषताओं में। अब आता है हमारा, ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे आता है शैशवावस्था या शैशवकाल बोलते हैं, या इसको हम बेबीहुड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बेबीहुड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या है, देखिए शैशवावस्था यहाँ पर 2 वर्ष की अवस्था होती है। ये नवजात काल के बाद आरंभ होकर ये पूर्ण निर्भर से बालक को आत्म, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में। इसमें कह रहा है कि जो शैशवावस्था होती है वो 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें नवजात काल के बाद जो आरंभ होकर पूर्ण निर्भर से बालक को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। अब आत्मनिर्भरता यहाँ तो पूरी तरीके से निर्भर नहीं था, सारी एक्टिविटी क्या थी, माँ पे निर्भर था, जो उसका देखभाल करने वाला था उस पर था, कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, निसहाय था, एकदम असहाय था, हेल्पलेस था। जबकि यहाँ पर क्या होता है, कुछ क्रियाएं अपना वो करने लगता है, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की अवस्था हो जाती है इसमें। और यह अवस्था आगामी विकासों की बुनियाद रखने वाली अवस्था होती है। ठीक है, और यह अवस्था बहुत ही तीव्र अवस्था होती है इसमें, और इसमें बच्चा चलना, ठोस आहार खाना, बोलना आदि सीख लेता है इसमें, ये भी जान लेना। और इसके साथ साथ इसमें कोई जैसे वस्तु होता है, कोई चीज़ होती है, कुछ चीज़ों को वो जानने भी लगता है। जैसे कोई प्रत्ययों का निर्धारण होता है, कोई वस्तु है कैसे है, इसका पता सामाजिक क्षेत्रों का पदार्पण होने लगता है कि हमारे अंकल हैं, ये हमारे ये हैं। तो इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें विकसित होने लगती हैं शैशवा अवस्था में। ठीक, किसमें होने लगती हैं,
शैशव अवस्था में होने लगती हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर अब है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, आत्मनिर्भरता। अब देखिए निर्भरता की ओर ले जाने की अवस्था होती है इसमें। इस अवस्था में जो बच्चा होता है ये बुनियाद रखने की अवस्था भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है, आगामी विकास, यहाँ पे शब्द याद रखना कि आगामी विकासों की बुनियाद रखने की अवस्था होती है। ठीक है, अब इसमें विशेषताएं क्या है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि क्या क्या इसके अंदर गुण पाया जाता है। तो मैंने भी आपको बताया आत्मनिर्भर होने लगता है, इसमें कुछ जो मांसपेशियाँ होती है उसका विकास होने लगता है, और कुछ हद तक वो आत्मनिर्भर होने लगता है। और शैशवावस्था आपके 2 वर्ष की इस वहाँ पे मानी गई है। माता पिता को बालक की जो क्रियाओं पर होता है उसमें नज़र रखनी चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यहाँ भी बच्चा भी पूरी तरीके से एक्टिव, मतलब कि अपने कार्यों पर निर्भर नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, इसमें आत्मनिर्भरता थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन इसको ध्यान रखना चाहिए कि नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चा दुर्घटना का शिकार भी बन जाता है कि चलो बच्चा बड़ा हो गया अपना काम कर लेगा, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, नैतिकता की कमी। अब देखिए इसमें बच्चे को ये नहीं पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तो इसमें पता नहीं होता है। अब उसमें केवल जो है उसके अंदर कोई प्यार से बुला ले तो हंस देता है, कोई अच्छे से गोद में ले लेता है उसको प्यार करता है तो उसके पास वो रहता है। तो ये सारी तो एक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन नैतिकता का पूरी तरीके से इसमें अभाव पाया जाता है कि इसके अंदर नैतिकता की कमी पाई जाती है, चिंतन करने की और तर्क करने की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट, अनुकरण। अब अनुकरण क्या है, अब देखिए अनुकरण में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इमिटेशन, जिसको नकल करना भी कहते हैं। तो देखिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, बड़े बच्चे जैसे जैसे एक्टिविटी करते हैं उन्हीं को देख कर क्या करता है, वो भी नकल करता है कि अगर वो सो रहे हैं तो वो भी सो जाएगा, अगर वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं शब्द वो भी ऐसे बोलने की कोशिश करेगा। यानी पूरी तरीके से अपने बड़ों की नकल करने की योग्यता होती है किस अवस्था में, शैशव अवस्था में। अब इसी को हम खतरनाक अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं अवस्था, कि बच्चा इसमें स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक अवस्था होती है। क्यों, क्योंकि इसमें बाल मृत्यु जो दर होती है काफ़ी अधिक होता है इसमें। और इसमें जो कह सकते हैं इसमें जो उनका हेल्थ है वो हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे का, कि कौन सा टीका लगा है, अगर कोई कुछ हुआ, बीमार हुआ है तो उसके पीछे क्या कारण है उसको तुरंत जानना चाहिए और उसका इलाज करवाना चाहिए। और इसीलिए इसको बोला है कि यह डेंजरस अवस्था होती है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया है। नेक्स्ट आता है मानसिक विकास। देखिए इस अवस्था में जो बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास होता है बहुत ही तीव्र होता है। किस अवस्था में, मानसिक विकास में जो होता है बहुत ही तीव्र होता है, और इसमें विभिन्न क्रियाओं को दोहराता है जिसके कारण उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें उसको दोहराया जाता है, अच्छा चलो तुम पढ़ो, अच्छा तुम चलो ये करो, यानी सभी को एक साथ कर बैठा दिया तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ वो सीखते जाएंगे, कुछ ना कुछ वो करते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको याद क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये नैतिकता की इस अवस्था में कमी पाई जाती है, पहली बात। दूसरा यहाँ खतरनाक अवस्था इसको कहते हैं। तीसरा यहाँ पे अनुकरण। इस 3 पॉइंट को यहाँ पे याद करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके बना, अनुकरण करने की अवस्था कब होती है, शैशव अवस्था होती है। खतरनाक अवस्था शैशव अवस्था होती है। नैतिकता की कमी किस अवस्था में पाई जाती है, शैशव अवस्था में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाल्यावस्था पर। बाल्यावस्था को हम बोलते हैं बाल्यकाल। क्या बोलते हैं, बाल्यकाल अवस्था बोलते हैं। इस समय क्या होता है, ये 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो अवस्था होती है ये क्या होती है, इसी को हम बोलते हैं बाल्यावस्था। अब देखिए ये अवस्था 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड होता है, एक लेट चाइल्डहुड होता है। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो होता है ये कितने से कितने वर्ष की होती है, अर्ली चाइल्डहुड। अब यहाँ पर देखिए 2 भागों में बांटा गया, 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है ये हो जाती है लेट चाइल्डहुड। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर याद रखना, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अब देखिए अर्ली चाइल्डहुड को कहते क्या हैं, अब मैंने आपको एज बता दिया 2 से 6 वर्ष, और जबकि लेट का 6 से 12 वर्ष, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको कहते हैं टॉयज स्टेज। एक सेकेंड, इसको कहते हैं टॉयज स्टेज।
ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, टॉयज स्टेज। किसे कहते हैं, ये जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टॉय। टॉय मतलब बच्चा इसमें खिलौने से ज़्यादा खेलना पसंद करता है। एक्सप्लोरेटरी स्टेज का मतलब यहाँ पे होता है कि इसमें बच्चा जो होता है कुछ कुछ नई चीज़ों की खोज करने लगता है, किसमें, इस बाल्यावस्था में। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस अवस्था को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो अवस्था होती है इसी को हम प्रॉब्लम एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है कि नया प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। ठीक है, और इसी को टॉय स्टेज भी कहते हैं, और इसी को ही प्री प्राइमरी स्कूल की भी अवस्था कहते हैं कि इसमें बच्चा स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद से एडमिशन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ जो अर्ली चाइल्डहुड होता है इसी को प्री प्राइमरी स्कूल की भी अवस्था कहा जाता है, और इसी को ही एक्सप्लोरेटरी स्टेज या क्वेश्चनिंग एज तथा अनुकरण की भी अवस्था कहा है। किसको, इस अवस्था में देखिए यहाँ पर टॉय स्टेज है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज है, प्रॉब्लम एज है, क्वेश्चन एज। क्वेश्चन एज का मतलब यहाँ पे होता है कि पूछता रहता है बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी बातें यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बना हुआ है कि टॉय स्टेज क्या है, ये अर्ली चाइल्डहुड है, एक्सप्लोरेटरी स्टेज अर्ली चाइल्डहुड, प्रॉब्लम एज अर्ली चाइल्डहुड, और क्वेश्चन एज अर्ली चाइल्डहुड। तो बच्चा इसमें क्वेश्चन पूछता है। कब से कब तक होता है, 2 से 6 वर्ष की होती है। अब आता है हमारा लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड क्या कहते हैं, ये लेट चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का नैतिक गुणों का विकास होता है। किसमें, इसी को में जो है एक ही और यहाँ पे जान लीजिए कि जो ये पूर्व अर्ली चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है इसमें बालक जो है पूरी इसमें बालक का न केवल वजन और कद बढ़ता है बल्कि वह मानसिक रूप से परिपक्व होता है। किसमें, इस अर्ली चाइल्डहुड में, और उसके मस्तिष्क लगभग 75% विकसित हो चुका होता है, और इनका विकसित हो जाता है किस अवस्था में, ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है। और भी याद रखना कि रॉस ने इसको क्या शब्द कहा है, रॉस ने इसका एक नाम दिया है, रॉस ने इसको नाम दिया है कि ये होता है स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था कहते हैं। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। यानी इसका मतलब ये होता है कि बच्चा जो है शारीरिक मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यानी इसमें जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्थिर होने लगता है बच्चा। ये मुख्य विशेषता होती है जिसमें उसको इलाज कराना है। यहाँ पर देखिए, ये मैं यहाँ पर जो रॉस की परिभाषा है इसको आप याद रखना कि इन्होंने शब्द क्या कहा है। इन्होंने यही शब्द कहा है कि इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था का है। मिथ्या का मतलब स्यूडो मैच्योरिटी, PSEUDO, स्यूडो मैच्योरिटी कहा है। इसके अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण अवस्था होती है। यानी देखिए बाल्यावस्था इसमें क्या होता है, बच्चा स्थिर होने लगता है, उसका विकास होता है, धीरे धीरे होता तो रहता है लेकिन धीरे धीरे होता रहता है, इसीलिए इसको स्यूडो मैच्योरिटी कहा है। और इसी को मैंने आपको बताया प्री स्कूल एज भी ये होता है। और लेकिन इसमें बच्चा एक काम करता है, क्या है, इसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। इसमें किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि इस अवस्था में उसकी जो बालक की जो जिज्ञासा होती है बहुत ही तीव्र होती है, और वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो उनके बारे में क्यों आए, कैसे थे, कहाँ हैं, क्या इनका संबंध है, आदि आदि क्वेश्चन इसमें बच्चा पूछता है। अब यहाँ पे आता है लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड जिसको हम 6 से 12 वर्ष की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये अवस्था कब से होती है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। और इसी की परिभाषा जो है इसमें क्या होता है, एक याद रखना, व्यक्ति का लैंगिक परिपक्वता तक पहुँचने की अवस्था होती है। यानी इसमें इस उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था से बच्चा धीरे धीरे परिपक्वता की ओर वो बढ़ने लगता है। अब एक बात यहाँ पे याद करना है कि हर्लॉक ने एक परिभाषा दी है कि बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से प्यूबर्टी स्टेज के आरंभ होने तक 11 से 12 वर्ष की मध्य होती है। यानी 6 वर्ष से शुरू होती है और 11 से 12 वर्ष तक वो चलती है। और यहीं पर जो होता है ये क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था में बताया। किसकी भाषा है, हर्लॉक की अवस्था। कितना बताया उन्होंने, 6 से 12 वर्ष की अवस्था बताई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है यहाँ पे आ जाता है हमारा
मैंने यहाँ पर आपको बता दिया एक चीज़, और यहाँ पे याद करना है कि नैतिक गुणों का विकास हो जाता है। जैसे सहस्त्रावस्था में क्या था कि बच्चा नैतिकता के गुण नहीं पाए जाते हैं, उसके अंदर बात व्यवहार करने का तरीका भी उसमें नहीं होता है कि ऐसे लोगों से बात करें, समाज से कोई उसका संबंध नहीं होता इसमें, इसीलिए कहा गया वहाँ पर नैतिकता के गुण नहीं पाए जाते, नैतिकता की कमी पाई जाती है। जबकि जो बाल्यावस्था होती है, यहाँ पर बच्चे को जो है बहुमुखी विकास होता है, समूह आयु होती है यहाँ पर, और बालक नैतिकता जो होता है, नैतिक गुणों का विकास इसमें होने लगता है। और एक बात यहाँ पे याद रखना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास यानी बाहर की दुनिया भी जानने लगता है। वह बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह एकांत प्रिय एवं स्वयं में रुचि लेने लगता है। इसके विपरीत जो बाल्यावस्था होती है उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी हो जाता है, और इसके बाद जो होता है यहाँ पर धीरे धीरे वो बहिर्मुखी की तरफ जाने लगता है, यानी बच्चा समाज को छोड़ करके वो बाहर समाज की में देखने लगता है, क्या समस्या है, कैसी समस्या है, इसको जानने की वो कोशिश करने लगता है। इसीलिए अवस्था क्या होती है, नैतिक गुणों का ये विकास करता है, समूह आयु होती है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसमें देखिए क्षीण बुद्धि मैंने भी आपको बताया ही था कि बच्चा जो होता है बहुत ही, इसकी जो सोच होती है बहुत निम्न हो जाती है इस अवस्था में। इसे कोई चीज़ उठाए रहेगा तो गिरा देगा, कहीं गिरा दे कोई पता नहीं, पानी लिया पानी कहीं गिरा दिया, यानी इस अवस्था को इसको बोलते हैं क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि का मतलब इसकी जो बुद्धि होती है उस समय काम कम करने लगती है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्षीण बुद्धि आयु। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब है संग्रह करने की स्थिति, यानी यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर संग्रह का, देखिए आपने बच्चों को देखा होगा कि बच्चा क्या करता है, कोई चीज़ को मिल गया और उसको मिलने के बाद क्या करे, उसको धीरे धीरे बैग में झोले में क्या करता है, उसको ढेर सारी चीज़ों को इकट्ठा करता जाता है, और जब टाइम ओवर हो जाता है फिर उसके बाद वो फिर बैठ जाती है। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, ये शब्द याद रखना कि जो लेट चाइल्डहुड है इसमें नैतिक गुणों का विकास होता है। इसमें गैंग एज, ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, गैंग एज इसको बोलते हैं। गैंग एज क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चा इस समूह में रहने लगता है। बहिर्मुखी व्यक्ति यानी इसको अपने परिवार से समाज की तरफ जाने लगता है, समाज से संबंध बनाने लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें क्षीण बुद्धि है, इसमें ये जो है ज़्यादा दूरदर्शी नहीं होता, विवेकशीलता, इसमें विवेकशीलता की कमी पाई जाती है इस अवस्था में। और इसकी एक परिभाषा यहाँ पर याद रखना, इसमें हरलाक ने क्या कहा है कि जो बच्चा होता है, यानी जो उत्तर बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं वह अपनी नाक के आगे नहीं देख सकते और परिणाम की परवाह ना करके, इसका मतलब होता है कि वो रिजल्ट की परवाह नहीं करते हैं और क्षणिक आवेश में आकर के उस काम को कर देते हैं। इसीलिए इसी को बोलते हैं कि इसकी जो बुद्धि होती है बहुत ही क्या होती है, क्षीण बुद्धि आय का होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं जिज्ञासा की वृत्ति। यहाँ पर जिज्ञासा अधिक पाई जाती है। इसमें बालक विशेष रूप से कंचे, टिकट, पत्थर के टुकड़े, खाली डिब्बियाँ आदि का संचय करता रहता है, जबकि बालिकाओं में चित्र, गुड़िया, खिलौने, बिंदियाँ ये सब भी यदि उनको मिलता रहता है तो क्या करती हूँ, इकट्ठा करने लगती है। यानी अगर संग्रह की वृत्ति आ जाए तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम यौनो उत्सुक अवस्था, जिसको हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो प्यूबर्टी शब्द होता है वो लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, प्यूबर्टस से लिया है। याद रखना, इसमें थोड़ा गलत लिखा है, पा नहीं मिल रहा था, प्यूबर्टस से लिया गया है। किससे लिखा गया है, प्यूबर्टस से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो लैटिन शब्द है प्यूबर्टस शब्द है, ये जो है प्यूबर्टी अर्थात यौनो उत्सुक अवस्था से तात्पर्य होता है, संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था। यानी जो प्यूबर्टी शब्द है ये जो लैटिन भाषा के प्यूबर्टस से निकला है, इसका अर्थ होता है संपूर्णता की ओर ले जाने की अवस्था। इसी को बोलते हैं एज ऑफ मैनहुड। क्या बोलेंगे, एक एज ऑफ मैनहुड कहते हैं किसको, इसी को कहते हैं इस अवस्था को। किस अवस्था को, ये आपका होता है प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, ये होता है प्यूबर्टी स्टेज। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये तीनों बातें आपने याद कर लिया। यहाँ पर लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, प्यूबर्टस से लिया गया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है, संपूर्णता की ओर ले जाने की अवस्था होती है। अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछता है एज ऑफ मैच्योरिटी, ये आप देखिए यहाँ पर मैनहुड लिखा है, एज ऑफ मैच्योरिटी भी इसको कहते हैं, और इसी को एज ऑफ मैनहुड यानी संपूर्णता की ओर ले जाने की अवस्था होती है। कौन सी होती है, ये आपकी प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होती है, कब कब की मानी जाती है, प्यूबर्टी स्टेज कब होती है, तो देखिए उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो अवस्था होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। याद रखना
कि जो है ये उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बीच की अवस्था होती है इसी को बोलते हैं प्यूबर्टी स्टेज, याद रखना। ठीक है, इसी के बीच की ये अवधि होती है। और इसका अर्थ क्या होता है प्यूबर्टी का, कि एज ऑफ मैनहुड यानी संपूर्णता की ओर ले जाने की अवस्था होती है। इसमें जो प्रजनन की दृष्टि से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है इस अवस्था में, और संतान उत्पन्न करने की योग्यता में युक्त हो जाता है। और ये इसमें जो होता है ये लगभग लड़कों में 12 से 15 वर्ष तक, लड़कों में कितना होता है, लड़कों में ये होता है 12 से 15 वर्ष, किसमें, यही आपका मैच्योरिटी क्या नाम, प्यूबर्टी। तो ये लड़कों में 12 से 15 वर्ष तक हो, जबकि लड़कियों में 11 से 14 होती है। कितनी होती है, 11 से 14 वर्ष की होती है। और इसी को हम प्यूबर्टी स्टेज या यौनो उत्सुक स्टेज भी कहते हैं, याद रखना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है इस तरह से कि शब्द से लिए गए शब्द का अर्थ क्या होता है, इसकी कितनी स्टेज होती है, यौन अवस्था कब कहते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो बीच की अवधि होती है इसी को हम बोलते हैं यौनो उत्सुक या प्यूबर्टी स्टेज। ठीक है, अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। हाँ, इसकी ये देख लीजिए, बालकों में 12 से 15 है, लड़कियों में 11 से 14 है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्री प्यूबेसेंट स्टेज, प्यूबेसेंट स्टेज और पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज। अब यहाँ पे देखना है कि जो प्री प्यूबेसेंट स्टेज होती है, यहाँ पर जो लड़का या लड़की होती है इसमें यौन के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और लेकिन इसमें अंग यानी इसमें कुछ लक्षण जैसे डेवलप, दाढ़ी मुचकाना, बालों का उगना, थोड़े थोड़े अंतर इसमें दिखने लगते हैं। यानी लक्षण इसमें यौन के दिखने लगते हैं लेकिन पूरी तरीके से विकसित नहीं हो रहते हैं, किसमें, प्री प्यूबेसेंट स्टेज में। जबकि जो प्यूबेसेंट स्टेज होता है इस अवस्था में कि जो बच्चा होता है इसकी जो यौन की जो विशेषताएं होती है इसमें विकसित होती जाती है, किसमें, प्यूबेसेंट स्टेज में। और इसमें जो प्रजनन अंग या प्रजनन कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर देते हैं, यानी इसमें अंडे का निर्माण होना, अंडे का बनना, अंडे का स्टेज होना, मतलब निकलना शुरू हो जाता है। यही बात यहाँ पे कह रहा है। जबकि जो पोस्ट प्यूबेसेंट स्टेज होती है इसमें जो यौन के लक्षण होते हैं पूरी तरीके से इसमें परिपक्व हो जाते हैं और प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो ये तीनों अवस्थाएं मैंने आपको बताया, प्री प्यूबेसेंट में स्टार्ट होता है, इसमें लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं लेकिन विकसित नहीं होते, जबकि प्यूबेसेंट में विकसित होती जाती हैं। पोस्ट प्यूबेसेंट में क्या होता है, पूरी तरीके से इसमें विकसित हो जाता है बॉडी का पार्ट। ठीक है, इससे प्रजनन अंग पूर्ण विकसित अंगों की भांति ये काम भी करने लगते हैं। ये लक्षण मैंने आपको बता दिया। लड़कों में 12 से 15 है और लड़कियों में 11 से 14 तक की अवस्था होती है। इसको हम प्यूबर्टी स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट पे आते हैं किशोरावस्था। अब देखिए जो ये किशोरावस्था होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आता है। अब देखिए किशोरावस्था से तात्पर्य क्या होता है। अब तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था। ठीक है, यानी क्वेश्चन एग्जाम में किशोरावस्था का अर्थ क्या होता है, तो परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था को ही किशोरावस्था होते हैं। अब ये क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, ना तो वो किशोर होता है ना तो वो एडल्टहुड में जाता है, यानी बीच की जो अवस्था होती है। ठीक है, ये हमारी किशोरावस्था है, यानी इसमें बच्चा ना तो किशोर होता है और ना ही वयस्क होता है। और इस अवस्था में जो होता है बाल्यावस्था के सभी शारीरिक मानसिक गुणों की समाप्ति होती जाती है और उसके अंदर नए गुण उत्पन्न होने लगते हैं। किस अवस्था में, किशोरावस्था में। ये बातें याद रखना, क्योंकि जब बच्चे भी होते हैं हमें बच्चों को भी इसी तरीके से डील करना चाहिए। यदि बच्चा किशोरावस्था की तरफ वो अग्रसर हो रहा है तो उसके जो शारीरिक और मानसिक गुण समाप्ति की कगार पे जाते हैं और उसके अंदर नए नए गुण विकसित होने लगते हैं। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसमें परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था को ही हम किशोरावस्था कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है, जो परिपक्वता यानी जो एडोलसेंस होता है ये अंग्रेजी के किशोरावस्था को हम अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। ये जो एडोलसेंस होता है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से लिया गया। किस लिया गया है, एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ना जिसको बोलते हैं। याद रखना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। एडोल्सियस का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, अंग्रेजी में बोलते हैं टू ग्रो टू मैच्योरिटी। देखिए इतनी बार मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रही हूँ जिससे आपको बातें याद हो जाएं। आप इसको कान में लीड लगा करके भी आप काम करते करते भी सुन सकते हैं, केवल आपको यहाँ बातें याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है जर्सील्ड।
जर्सील्ड के शब्दों में क्या है, किशोरावस्था वह काल होता है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है, यानी उसकी बॉडी में परिवर्तन होते जाते हैं और वो जो है धीरे धीरे क्या करता है, वो आगे की तरफ पर प्रौढ़ा की तरफ वो बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर याद करना। ठीक है, तो ये जर्सील्ड की परिभाषा मैंने आपको बता दिया, ये जर्सील्ड की परिभाषा है, इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिग और हंट। तो ये दोनों भी जो प्राणी याद हो गया ना, किशोरावस्था वह काल इसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। अब दूसरा यहाँ पर आता है हमारा कि जो बिग और हंट ने क्या कहा है, किशोरावस्था का समुचित अर्थ को प्रकट करने वाला एक शब्द होता है परिवर्तन। याद रखना, परिवर्तन शब्द कई बार क्वेश्चन, ये दोनों परिभाषा एग्जाम में पूछी भी गई, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बिग और हंट ने एक शब्द बताया कि परिवर्तन। अब परिवर्तन किस में होता है, परिवर्तन शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है। तो ये तीनों परिवर्तन की बात करता है, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से शरीर में परिवर्तन होना ही किशोरावस्था कहलाता है। किसके अनुसार है, बिग और हंट के अनुसार है। जबकि जर्सील्ड ने क्या कहा है कि ये बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर विकसित होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किशोरावस्था की विशेषताएं। अब देखिए किशोरावस्था की विशेषताएं, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर भी आपका दो भागों में बांटा गया है, एक अर्ली एडोलसेंस है, एक लेट एडोलसेंस है। अर्ली को बोलते हैं 13 से 16 साल की अवस्था और लेट को बोलते हैं 17 से 18 साल की उम्र। अब इस दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं। ठीक है, टीन एज स्टेज बोलते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इसीलिए 19 तक की जो एज होती है इसी को हम टीन एज, यानी इसके लास्ट में क्या आता है, टीन आता है, यानी किशोर की ये बातें करता है। ठीक है, तो टीन एज आपका 13 से 18, 19 तक की जो अवस्था होती है उसी को बोलते हैं टीन एज कहते हैं। तो ये बातें आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है टीन एज की। अब इसमें बच्चा क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं बच्चों में। किशोरावस्था बहुत ही तीव्र उतार चढ़ाव की अवस्था मानी गई है। इसमें बालक अपने आप को स्थिर और सुरक्षित महसूस करता है। किशोरों का जो व्यवहार होता है, रुचि रुझान होता है, उसमें परिवर्तन आने लगते हैं और इसमें जो मूल्य होते हैं, दृष्टिकोण होते हैं, समाज के प्रति, अपने प्रति, परिवार के प्रति, उसमें परिवर्तन देखा जाता है, उसके अंदर परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, और एक मेन पॉइंट अब यहाँ पे हम विशेषता पे आते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, अर्ली एडोलसेंस 13 से 16 साल, लेट एडोलसेंस 17 से 18 साल, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, टीन एज बोलते हैं। अब इसकी विशेषताओं पे आते हैं। पहला है किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था होती है। अब देखिए मैंने क्यों बताया परिवर्तन की अवस्था, क्योंकि देखिए इसके व्यवहार करने के तरीके, आदत में, रुचियों में परिवर्तन देखने को मिलता है, और क्योंकि शारीरिक परिवर्तन की दर भी समांतर होती जाती है। इसमें बच्चे क्या होता है, इसकी बॉडी में परिवर्तन होता जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है, इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो किशोरावस्था होती है ये क्या होती है, इसमें कामुकता एवं जागरण की अवस्था पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर कामुकता मतलब विषम लिंगी आकर्षण होता है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, लड़का जो है लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की जो है लड़के के प्रति आकर्षित होती है, और इसी में बच्चे को गाइडलाइन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बच्चा बिगड़ने लगता है और वो गलत रास्ते पर जाने लगता है। तो यहाँ पर बच्चे को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर एक माँ बाप को एक एज अ फ्रेंड के रूप में, एज अ दोस्त के रूप में, एज अ माँ बाप, यानी जितने भी रिश्ते होते हैं सारे रिश्ते में उनको बच्चे के सामने पेश होना चाहिए, जिससे बच्चा जो है बिगड़े ना, वो एक सही लाइन पर जाए। तो इसलिए इसे बोलते हैं हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों इसमें आकर्षण होने यानी अपने शरीर से भी प्यार होने लगता है, और विषम लिंगी आकर्षण भी इस अवस्था में होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है किशोरावस्था एक समस्या की अवस्था होती है, बिल्कुल समस्या की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है इसमें मुख्य रूप से जो होता है, हाँ देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो समस्या, अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है, समस्या उसको सामाजिक रूप से एडजस्ट होने की है, परिवार में एडजस्ट करने की है, दोस्त के बीच में एडजस्ट होने की अवस्था होती है, और इसमें अपने जॉब को चुनने की भी अवस्था होती है, क्या करूं, कैसे करूं कि हमें सही रास्ते पर जाऊं और सही चीज़ें करूं और समाज हमें भला बुरा ना कहे, इस तरह से हम काम करें। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, समस्या की अवस्था कहा गया है। किसको,
एडोलसेंस को कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम आते हैं वीर पूजा की अवस्था। अब वीर पूजा की अवस्था क्या होती है इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है समझता की अवस्था इसमें कहा जाता है। किशोर बालक जो होता है समाज में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जिनमें से कुछ व्यक्तियों के व्यक्तित्व से प्रभावित होता है और वह अपने जीवन में उस स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें आदर्श मानने लगता है। जैसे कि कोई किसी को कोई जो है अपने अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता है, कोई महात्मा गांधी को मानता है, कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानता है, कोई सुभाष चंद्र बोस को मानता है। तो यहाँ पर जिसकी वो से अटैच होता है उसी को वो अपना क्या मानने लगता है, उसी को ही अपना आइडियल मानने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को बोलते हैं वीर पूजा की अवस्था, और उस आदर्श को मान करके उन्हीं के पद चिन्हों पर वो चलने की कोशिश करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है सामाजिक सेवा की अवस्था। इसी में बच्चे में सामाजिक से काफ़ी ज़्यादा बच्चा जुड़ जाता है और इसी में जो है काफ़ी वो जो है लोगों से अटैचमेंट यहाँ पर ज़्यादा होता है और कुछ समाज के लिए कुछ करना होता है तो उसके लिए वो मतलब उत्तेजित भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे होता है सामाजिक सेवा की भावना इस अवस्था में विकसित होता है। और ये प्रौढ़ जीवन की तैयारी की भी अवस्था इसी कहते हैं, क्योंकि इसमें किशोरावस्था के बाद क्या आने लगता है, किशोरावस्था में प्रौढ़ावस्था आ जाएगी। तो इसमें बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, प्रौढ़ की तरफ बढ़ने लगता है और उसी की तरीके से वो व्यवहार भी करने लगता है। तो यहाँ पर पढ़ने में रुचि भी इसमें बढ़ जाती है और बुद्धि के अधिकतम विकास की अवस्था इसी में होती है कि इसके बाद से बुद्धि का विकास नहीं होता, इसी या स्टॉप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें थी, यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट बताया और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके विशेषताओं से संबंधित बनते हैं। और इससे पहले मैंने बोर्ड पे भी पढ़ाया हुआ है, अगर वहाँ से भी देखना चाहे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रौढ़ावस्था। अब देखिए प्रौढ़ावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता प्राप्त हो चुकी अवस्था होती है, यानी परिपक्वता हम पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं। क्या है, पूरी तरीके से परिपक्व हो चुके हैं। हाँ देखिए, इस अवस्था में क्या मेन बातें आपको ये जानना है कि ये मुख्य रूप से परिपक्वता यानी पूरी तरीके से बॉडी डेवलप हो चुकी होती है। यहाँ पर परिपक्वता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। और इस अवस्था को माना जाता है कि ये 19 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष की जो अवस्था होती है ये प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से परिपक्वता प्राप्त चुके होते हैं। ठीक है, और इसको हम 3 खंडों में बांटा गया है, एक अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड। अब जो अर्ली एडल्टहुड होता है इसमें जो होता है इस अवस्था के में क्या होता है, जो सेक्स की जो प्रति आकर्षण होता है इसमें पहली जो अवस्था होती है इसमें तेज होती है, जबकि जो इसमें लास्ट जो स्टेज होती है यहाँ पर कम होने लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेक्स के प्रति जो भावनाएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी प्रजनन क्षमता भी इस अवस्था के अंत तक कम होने लगती है। और इस अवस्था में जो जानने की बात आपकी है, इसमें समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो समाज की प्रति हमारी अपेक्षाएं आती है, यानी हमें समाज से काफ़ी उम्मीदें होती हैं हमारे ऊपर, तो समाज से जो है हमसे उम्मीद भी रखता है। तो यानी इस अवस्था में सामाजिक अपेक्षाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं और इसी में व्यावसायिक रूप से वो अस्थायित्व की अवस्था भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से क्या होता है, वो इसमें सेटल हो जाता है कि हमें काम क्या करना है, हमें बिजनेस करना है कि नौकरी करना है कि पढ़ाई करना है, क्या करना है। इस अवस्था में पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है और उसमें सामाजिक अस्थायित्व, सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से और व्यावसायिक रूप से अस्थायित्व की अवस्था इस होती है। और इसमें जो होती है मानसिक एवं संवेगात्मक तनाव की भी अवस्था कहा गई है। याद रखना, इस अवस्था को मानसिक एवं संवेगात्मक तनाव की अवस्था कहा गया है, क्योंकि मित्र समूह के धीरे धीरे कम हो जाने के कारण व्यक्ति एकाकीपन पसंद करने लगता है। मित्र समूह का कम हो जाना व्यावसायिक तथा वैवाहिक क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण होता है और इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन मूल्य और दृष्टिकोण भी बदलने लगते हैं, जो शायद अनुभव एवं परिपक्वता का परिणाम होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहाँ पर जानें कि ये मैंने आपको बताया इसकी 3 स्टेज है, अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली में इसमें जो सेक्स के प्रति जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है और लास्ट यानी 40 वर्ष की अवस्था तक कम होने लगती है। व्यावसायिक रूप से अस्थायित्व की भावना इसमें आ जाती है और यहाँ पर सामाजिक अपेक्षाएं यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषताएं क्या है, इसी को समायोजन की अवस्था भी देखिए। शैशवावस्था आपने पढ़ा, वहाँ पर भी समायोजन की अवस्था है, क्योंकि वहाँ पर समाज के तुरंत वो एडजस्ट करता है इन्वायरमेंट से अपने, उसके 9 मंथ तक वो पेट में रहता है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट की नहीं जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे माँ से वो अलग होता है, समायोजन की अवस्था इसलिए कहा गया कि एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी जो है एडजस्ट करने की यानी एज ऑफ एडजस्टमेंट यहाँ भी कहा गया है कि कई व्यक्ति को कई प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं। देखा है आपने, वैवाहिक समायोजन होता है,
सामाजिक समायोजन होता है, नहीं तो कभी कभी तलाक की भी स्थिति आ जाती है। व्यवसायिक समायोजन होता है कि भाई करेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, करेंगे नहीं तो हमारे समाज में कोई वैल्यू नहीं होती। इसीलिए वो हर तरीके से समायोजन करने की कोशिश करता है, वैवाहिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और व्यवसायिक रूप से भी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है आत्मनिर्भरता की अवस्था। आत्मनिर्भरता में यहाँ पर क्या है कि इसमें बच्चा मतलब व्यक्ति जो है पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने काम के लिए पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगता है। और जब तक व्यक्ति आत्मनिर्भर इसमें नहीं होगा वो अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार से निर्वाह नहीं कर सकता है। इसीलिए जब वो निर्भर हो जाएगा, अपने काम को करने लग जाएगा, तो इसीलिए इस अवस्था को बोलते हैं आत्मनिर्भरता की अवस्था। और उपलब्धियों की अवस्था क्या होती है, इसमें व्यक्ति कुछ क्षेत्र में कुछ अपनी एक इमेज बनाना चाहता है, पारिवारिक, व्यवसायिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारा समाज में काम हो, नाम हो और हमें लोग हमारे नाम से जाने, हमारे काम से जाने। इस तरीके से कि यहाँ पर भावना पाई जाती है प्रौढ़ावस्था में। इसीलिए इस अवस्था को बोलते हैं उपलब्धियों की अवस्था। तो समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था और उपलब्धियों की अवस्था, ये 3 अवस्था होती हैं प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं में। अब यहाँ पर हम आते हैं वृद्धावस्था, लास्ट हमारा है और उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए वृद्धावस्था जो 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है, जो मृत्यु तक चलती है, और 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती है, इसको बोलते हैं वृद्धावस्था। ठीक है, अब देखिए जो मैंने भी आपको बताया यहाँ पर अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड, ये आपकी जो अवस्था होती है, जो अर्ली यहाँ पर आपको बताया गया है वो 19 से 40 था, और जो मिडिल था ये 40 से 60 था। ठीक है, तो यहाँ तक की जो आपकी है ये मुख्य रूप से मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो आते हैं मेन वृद्धावस्था पर, ये वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है और कहीं कहीं पे लिखा गया 40 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि 60 वर्ष के बाद शुरू होती है, कहीं पे लिखा है 40 से 60। तो जैसा ऑप्शन होगा वहाँ आप ऐसा ही चूज करिएगा। ठीक है, वैसे होना चाहिए 60, क्योंकि 60 के बाद ही बुढ़ापा का सही वो होने लगता है। हाँ, अब यहाँ पर एक डिफिनीसन है, याद रखना। हेनरी एवं क्यूमिंग ने, किसने लिखा है, हेनरी और क्यूमिंग ने क्या लिखा है कि इसे बाहर निकलने की अवस्था कहा है, कि इसे बाहर निकलने की अवस्था कहा गया, किस वृद्धावस्था को, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, शारीरिक विघटन की ओर ले जाने वाली अवस्था होती है। क्या होती है इसमें, शारीरिक विघटन की ओर ले जाने वाली अवस्था होती है। अब शारीरिक विघटन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, शरीर ढलान की तरफ जाने लगता है, उसकी जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसकी गति में कमी होने लगती है, मानसिक रूप से उसमें चिड़चिड़ापन भी आने लगता है, हताश की दृष्टि भी आ जाती है। कोई यहाँ पर उसको प्यार ज़्यादा डिमांड होने लगता है कि हमें कोई प्यार करे, हमें हमारे कोई इम्पोर्टेंस हो, हमें परिवार में, समाज में हमें एक अहमियत मिले, इस तरीके से भावनाएं आने लगती हैं इसके अंदर। अगर उसको वही नहीं मिलता है तो पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। अब देखिए आप समाज में देखते होंगे कि आप वृद्धा आश्रम की तरफ क्यों लोग अग्रसर हो, क्योंकि वहाँ पर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, उनकी वैल्यू नहीं है कोई वहाँ पर। और यहाँ तक कि कोई कोई ऐसे ही परिवार होते हैं उनको घर से बाहर भी निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे आधार होते हैं। तो ये उनकी हैं, जब तक हैं तब तक उनको सब कुछ देना चाहिए, शारीरिक रूप से भी उनको और मानसिक रूप से भी उनको ऐसा फील ना हो कि हम एक परिवार से विरक्त हैं, ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब वृद्धावस्था के विषय में मैंने बताया कि वृद्धावस्था पतन की ओर अग्रसर करती है, यानी हमें इसमें पतन का मतलब है जो मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, छीड़ होने लगती हैं, आँख, दांत, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, ये सब क्या होता है, इनकी कार्य क्षमता में कमी होने लगती है। इसलिए कहा है वृद्धावस्था पतन की ओर अग्रसर होती है। मानसिक क्रिया में बदलाव होने लगता है, इसमें क्या होता है, उसमें चिंतन करने की, सीखने की, रचनात्मक क्षमता में कमी आने लगती है। वो बस ऐसे ही बस चल रहा है, हमारा बुढ़ापा आ गया, हम तो यही करेंगे, इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा, इस तरह से भावनाएं आने लगती हैं। रूढ़िवादी, यानी जैसे जिस परंपरा से जुड़े हैं उसमें कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, वो जिस परंपरा से जुड़े हैं उसी को ही करना चाहते हैं रूढ़िवादी दृष्टिकोण में। नेक्स्ट हमारा आता है मानसिक क्रियाओं में बदलाव। अब देखिए मानसिक, मैंने भी आपको जस्ट बता ही दिया है। अब यहाँ पे आता है सामाजिक दृष्टिकोण। अब यहाँ पर वृद्धावस्था में जो सामाजिक दृष्टिकोण है दोनों ही तरफ से नकारात्मक होता है, चाहे वह समाज, पारिवारिक, मित्रों की तरफ से हो अथवा खुद एक वृद्ध की तरफ से हो। यह समाज का एक उपेक्षित वर्ग हो, जैसे कोई भी प्यार से स्वीकार नहीं करता है, इसको ज़बरदस्ती स्वीकार करना पड़ता है कि ये लगता है कि अब इनका क्या काम है, अब क्या करेंगे, इनका तो कोई काम नहीं, बैठ के खा रहे हैं। तो ये भावनाएं हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक परिवार के स्तंभ होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं, उनके साथ
वैसे ही बिहेव करें जैसे एक बच्चे से करना चाहिए, और उसी से उनको एक प्यार की जो इम्पोर्टेंस है वो उनको मिल जाएगी उतने ही करने से। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। अब चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। एक सेकेंड। देखिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य का अर्थ क्या होता है। देखिए विकासात्मक कार्य का यहाँ पर जो अर्थ होता है कि ये विशेष क्रम में जो होता है, विशेष अवस्था में प्रकट होने वाली विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा शब्द में गलती लिखी है, आप याद रखना। विकासात्मक कार्य का मतलब होता है कि देखिए अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सबकी क्रियाएं क्या होती हैं यहाँ पर अलग अलग होती हैं। तो विकासात्मक कार्य का अर्थ होता है कि विशेष अवस्था में प्रकट होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं, विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, उसी को ही विकासात्मक कार्य कहते हैं। विशेष अवस्था में विशेष क्रियाएं प्रकट होने वाले को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं विकासात्मक कार्य। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि शैशवावस्था को क्या बोलते हैं। शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। अब इसके पहले मैंने भी आपको बताया प्रौढ़ावस्था भी समायोजन की अवस्था होती है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आए उस तरह से आप डील करेंगे। अब पीरियड ऑफ अवेकनिंग अवस्था कब होती है, यानी इसी को बोलते हैं, आपके क्या होता है, एडोलसेंस होती है। पीरियड ऑफ अवेकनिंग, सेक्स अवेकनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी आप जानते रहिए। कभी कभी क्या होता है अंग्रेजी में पूछ लेता है, जिसको हम कामुकता के जागरण की अवस्था कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं पीरियड ऑफ सेक्स। यहाँ पे सी लिखा है तो याद रखना यहाँ पर क्या है, सेक्स अवेकनिंग की अवस्था। पीरियड ऑफ सेक्स अवेकनिंग की अवस्था एडोलसेंस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है, एडोलसियर से लिया गया है। किससे लिया गया है, एडोलसियर से लिया गया है। किससे लिया गया है, एडोलसियर। भी मैंने जस्ट इसको आपको बताया है, एडोलसियर, SCERE, एडोलसियर। थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको यहाँ पर तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है डेंजरस स्टेज, इमिटेशन स्टेज कब होती है। अब देखिए डेंजरस मैंने भी आपको जस्ट चर्चा किया। इमिटेशन का मतलब नकल करने की अवस्था कब होती है, शैशवावस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है कि पीरियड ऑफ पार्शुनेट कब से कब तक होती है। तो पीरियड ऑफ पार्शुनेट होता है जन्म से 20 मिनट, और पीरियड ऑफ नियोनेट कब होता है, जन्म से 30 मिनट। अब प्रीनेटल स्टेज कितनी होती है, 3 होती है। इसके पहले वाली मैंने वीडियो में बताया है, पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस, ये मैंने तीनों आपको बताया है। प्रीनेटल का मतलब जब प्रेगनेंसी की स्टेज होती है उसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। पोस्टनेटल का मतलब जब बच्चा बाहर निकल जाता है उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था चलती है, ये होती है पोस्टनेटल की अवस्था होती है। दोनों बातें आप याद रखना। अब यहाँ पर है मानसिक क्रियाओं में बदलाव किस अवस्था में आता है। तो मानसिक क्रियाओं में बदलाव किस अवस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है, भी मैंने आपको बता दिया। तो इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और भी आप क्वेश्चन खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि हमारी पहली वीडियो आप देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, और हर तरीके से आप घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।